हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि नीति आयोग का गठन किस प्रकार किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब भारत ने तुरंत सोवियत संघ का जो समाजवादी शासन की जो संरचना थी उसे अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। मतलब ये जो इसकी समाजवादी जो संरचना थी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? योजना बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। हमारे भारत देश में काफ़ी लंबे समय तक पंचवर्षीय और एक वर्षीय योजनाएं चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया। मतलब काफ़ी लंबे समय तक योजना आयोग जो है वो नियोजन इकाई के रूप में योजनाएं बनाने के काम को अंजाम देता रहा। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को, ये डेट याद रखना आप, केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया। अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि योजना आयोग किस तरीके से अप्रासंगिक हो गया था। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। 65 वर्ष पुराना जो योजना आयोग है वो कमांड अर्थव्यवस्था संभालने में तो सक्षम था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। तो आपने ये देखा होगा, जो इंडिया की जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये अपनी अलग पहचान रखते हैं। मतलब कहें तो यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था के जो चरण हैं वो अलग अलग तरीकों पर डिपेंड है। जैसे कहीं पर आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ अधिक देखने को मिलेगी, तो कहीं पर आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा देखने को मिलेगा, तो वहीं कहीं आपको कृषि पर आधारित ज़्यादा अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो कुछ जो स्टेट है वहाँ पे आपको हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इंडिया में हर एक स्टेट अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसके आर्थिक विकास के चरण जो हैं वो अलग अलग चरणों पर, इसके आर्थिक विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग चरणों पर हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं, और इनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। इसलिए आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, इसलिए कहते हैं कि आर्थिक नियोजन जो है उसके लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। मतलब सभी स्टेटों को एक तरीके से अपन आगे ग्रोथ करने की सोचे, तो ये अवधारणा गलत है, क्योंकि हर एक स्टेट की एक अपनी कमियां हैं और हर एक स्टेट की अपनी कुछ ताकतें हैं। तो इस तरीके से सबकी जो डिमांड्स है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता। यहाँ पे हम बात करेंगे नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना की। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। फिर इसमें उपाध्यक्ष होता है एक, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संचालन परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
तो इसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री या फिर उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। तदर्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य। ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए भारत सरकार के सचिव को नियुक्त किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। तो प्रधानमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को यहाँ पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित करता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे टीम इंडिया हब राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। टीम इंडिया हब जो है वो राज्य और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। तो नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा और 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। यहाँ पर हम बात करेंगे नीति आयोग के उद्देश्यों की। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्य को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। सेकंड देखेंगे हम, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना। नेक्स्ट है, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है, राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना। तो ये थे हमारे नीति आयोग के उद्देश्य। यहाँ हम देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग जो है वो सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। योजना आयोग ने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। नीति आयोग जो है वो सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, जबकि योजना आयोग सीमित विशेषज्ञता पर बल
पर निर्भर था। ठीक है, योजना आयोग जो है वो सीमित विशेषज्ञता पर बल देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। जबकि योजना आयोग जो है, इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। नीति आयोग में हम देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिव को सीईओ के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा जो सचिव नियुक्त किया जाता है उसे सीईओ के रूप में जाना जाता है। और योजना आयोग में क्या था, यहाँ पे सचिवों को समान प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। योजना आयोग में सचिवों को समान प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। यह नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, जबकि योजना आयोग ने टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य किया था। योजना आयोग ने टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य किया था। नीति आयोग जो है, इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। नीति आयोग में नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है और यह राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। योजना आयोग क्या करता था, राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित है। इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित है। इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त थी। इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों से धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त थी। किसे? योजना आयोग को। तो ये थे योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। यहाँ पे देखेंगे हम, योजना का विकेंद्रीकरण है लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के भीतर। योजना का विकेंद्रीकरण है लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के भीतर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, परंपरा नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडा में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेही शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह योजना तथा गैर योजनाओं के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर हो सकता है। लास्ट हम देखेंगे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और वहीं अमिताभ कांत जो हैं इसके सीईओ हैं। तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं और वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ पे हमारा नीति आयोग कंप्लीट होता है।